तो वेलकम 12th क्लास। स्वागत है आपका। टॉपिक बांग्लादेश का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश एंड और भारत बांग्लादेश संबंध। इस टॉपिक में से 4 नंबर का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं और 6 नंबर का भी कई बार आया है। हालांकि भारत बांग्लादेश जो संबंध है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ ये थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे और इसको हम बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े डिटेल के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज का टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो 12th क्लास, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जिसे आज भी आप पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, जिसको आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ये 1971 से पहले, 1971 से पहले, बिफोर 1971 पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। मतलब जो आज का बांग्लादेश है ये 71 से पहले ही पूर्वी पाकिस्तान ही बोला जाता था। पश्चिमी पाकिस्तान ये 1 नंबर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का निर्माण भारत के कौन से 2 प्रांतों को काट के किया गया। तो पंजाब से काटकर अलग होकर बना था पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बंगाल से काटकर बना था। हालांकि थोड़ा पार्ट असम की था, लेकिन मुख्य जो था वो बंगाल ही हो गया। तो 2 प्रांत कौन कौन से थे जो काट के अलग अलग बनाए गए? पंजाब और बंगाल। अब इन दोनों का नाम पाकिस्तान रख देने से थोड़ी ना ये दोनों एक जैसे देश हो जाएंगे। इन दोनों का जो ज्योग्राफिकली डिस्टेंस है वो आप मैप पर देख सकते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, बस नाम पाकिस्तान था क्योंकि जो जहाँ ज़्यादा धर्म के एक जैसे लोग थे उनका पार्टीशन या विभाजन कर दिया गया। दोनों की खान पान, खाने पीने का तरीका, वेशभूषा और यहाँ तक कि उनकी संस्कृति, दोनों ही पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, इन दोनों का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, कपड़े पहनने के तरीके और उनका कल्चर मतलब उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग थी, डिफरेंट थी, एकदम अलग था। दोनों का मेल ही नहीं था। जहां पूर्वी पाकिस्तान की संस्कृति बंगाली भाषा या असमी भाषा बोलते थे, ज़्यादातर तो बंगाली बोलते थे, और खाने पीने का वही जो समंदर के आसपास मिलता क्योंकि वो ज़्यादा था। लेकिन यहां पश्चिमी पाकिस्तान का जो कल्चर था वो पंजाब के टच वाला था, काफ़ी पंजाबी भाषा भी बोलते थे। तो दोनों की संस्कृति, दोनों का कल्चर एकदम अलग था। खान पान, वेशभूषा बिल्कुल अलग थी। भौगोलिक रूप से भी, ज्योग्राफिकली भी ये एक दूसरे से बहुत दूर थे। इतने दूर थे कि कोई इनके बीच में कनेक्शन ही नहीं है। बीच में इंडिया इतना बड़ा, और ये भौगोलिक दूरी, ये जो भौगोलिक दूरी है यही इनके 2 देशों का अलग अलग बनने का कारण बनी, क्योंकि इन दोनों के बीच में संचार, कम्युनिकेशन बाय रोड या भूमि के जरिए नहीं था और इसी कारण ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो बांग्लादेश का निर्माण अब कैसे होता है? पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान पता चल गया। अब पता करता है कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ। तो 12th क्लास, बांग्लादेश का निर्माण, फाउंडेशन किस वजह से फॉर्मेशन होती है उसको समझो। पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, ये लोग पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वहाँ के लोगों को छोटा, नीच समझते थे। वो अपने को ऊंचा या सुपीरियर समझते थे। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग समझते थे वो लोग ऊंचे जाति के, ऊंचे श्रेष्ठ है, और जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं ये हमारी बराबरी के लायक नहीं है, उनको अपने साथ बैठाना भी नहीं चाहते थे। पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार, यहाँ तक का उनका जो गवर्नमेंट और जो शासन, जो रूल था वो भी कम नहीं था। वो भी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार और अन्याय, इनजस्टिस करते थे। मतलब जो भी पूर्वी पाकिस्तान में गलत हो रहा था वो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग ही नहीं, वहाँ की सरकार, गवर्नमेंट भी खुल के करती थी और वहाँ के लोगों के साथ खुलकर अन्याय और अत्याचार होता था। 1917 में होता है अंदरूनी चुनाव। ये अंदरूनी मतलब पूरी पाकिस्तान के अंदर, और इसका नेतृत्व करते हैं वहाँ पर शेख मुजीबुर
रहमान, यहीं से दांव पलट जाता है। अभी तक जो भी पूर्वी पाकिस्तान में शासन था वो पश्चिमी पाकिस्तान की कठपुतली या पपेट से था, लेकिन मुजीबुर रहमान ये कहते हैं भाई अलग होना है, स्वतंत्रता चाहिए, और उस चुनाव में वो जीत भी जाते हैं, विक्ट्री ले लेते हैं, विक्ट्री प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन जैसे ही उनको लगता है पश्चिमी पाकिस्तान को कि भाई अब तो वहाँ की सरकार ही ऐसी हो रही है जो हमारे इशारों पे नहीं चलेगी, तो पश्चिमी पाकिस्तान के जो शासन या गवर्नमेंट जो था वो उनको गिरफ्तार कर लेता है, और उनके गिरफ्तार होते के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह या रिबल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये रिबल इतना ज़्यादा खतरनाक साबित होता है, वो हम पढ़ते हैं आगे। तो 12th क्लास, जैसे ही पश्चिमी पाकिस्तान मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करता है और वहाँ पर विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, रिबल, तो पश्चिमी पाकिस्तान का जो रवैया था इस रिबल के प्रति बहुत नेगेटिव था। उनको लगता है कि नहीं, ये पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को इंडिया भड़का रहा है, इसलिए अब इस विद्रोह को कुचलना ज़रूरी है, और वो कुचलते भी हैं। क्रश डाउन, उनकी पूरी कोशिश होती है कि सेना, आर्मी के ज़रिए इसको फोर्स करके, दबाव, पावर से, शक्ति से इसको कुचला जाए, क्रश डाउन किया जाए, और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को मारना, यातना देना शुरू कर देते हैं। मारना मतलब किलिंग एंड टॉर्चर, टॉर्चर भी ऐसा ऐसा कि वो लोग परेशान हो जाते हैं। और इसी से तंग आकर पूर्वी पाकिस्तान से लगभग, कहां से? पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 80 लाख शरणार्थी, 80 लाख शरणार्थी मतलब रिफ्यूजी, पूर्वी पाकिस्तान से इंडिया में एंटर करते हैं। अब इंडिया के ऊपर क्या बढ़ने लगता है? इकोनॉमिक प्रेशर, आर्थिक बोझ, क्योंकि 80 लाख लोगों को खिलाना पिलाना, उनको रखना, ये कोई आसान काम नहीं था, खास करके ऐसे हालात में जब भारत की भी अर्थव्यवस्था एक संकट पे थी, क्योंकि उस वक्त हमारा मानसून, खैर वो आगे भी आएगा, मानसून असफल रहा था वगैरह वगैरह। ऐसे में भारत सरकार पाकिस्तान को कहती है कि भैया आप अपने लोगों को या नागरिकों को जो आए हैं वहाँ से भागकर उनको वापस लो। लेकिन पाकिस्तान का रवैया क्या था कि भैया नहीं, ये हमारे लोग है ही नहीं, हम मना कर रहे हैं। और इसी कॉन्फ्लिक्ट या इसी एक तनाव के जरिए हो जाता है 1971 में भारत पाकिस्तान में युद्ध स्टार्ट हो जाता है, वॉर स्टार्ट हो जाती है। युद्ध की शुरुआत होने के बाद इसका नतीजा क्या निकलता है वो देखते हैं। तो 12th क्लास, भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, और इस युद्ध में पहले ही आपको पता है क्या होता था, पाकिस्तान हार जाता है और पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिक, सोल्जर्स आत्मसमर्पण या सरेंडर कर देते हैं। और जैसे ही पाकिस्तान ये युद्ध हारता है तो पश्चिमी पाकिस्तान, अब क्योंकि पाकिस्तान के 2 हिस्से थे लेकिन अब वो पाकिस्तान एक ही रह गया है, इसीलिए पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था वो बन जाता है अलग होकर बांग्लादेश। तो इस प्रकार भारत ने एक युद्ध से विश्व के भूगोल को, द ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड को चेंज कर देता है, बदल देता है, और पूर्वी पाकिस्तान बन जाता है एक नया देश, बांग्लादेश, जिसकी राजधानी बनती है ढाका। और इस प्रकार बांग्लादेश जैसे ही फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, एक स्वतंत्र देश बनता है, तो वो एडॉप्ट करता है, अपनाता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को, डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करते हैं। और डेमोक्रेसी में कौन सी शासन? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाते हैं। 12th क्लास, अब 71 से वहां पर क्या क्या चेंजेस हुए, क्योंकि बांग्लादेश में भी लोकतंत्र कभी स्थायी या स्टेबल नहीं रहा, इसलिए या स्टेबल, स्थायी, परमानेंट नहीं रहा, इसलिए इसको कब कब वहाँ चेंजेस हुए ठीक से देख लेना और नोट कर लेना, क्योंकि 1 नंबर में आ सकता है कब कब कौन कौन वहाँ पे उतार चढ़ाव हुए। तो जल्दी से इसको कंप्यूटर स्लाइड पे देखकर हम बढ़ते हैं अपने आगे भारत बांग्लादेश संबंध की तरफ। तो स्टूडेंट एक बार देख लेते हैं बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैन्य शासन कैसे कैसे रहा। बांग्लादेश में पहले मैंने आपको पहले ही बताया था, संसदीय शासन मतलब कि पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट को अपनाया, लेकिन 1975 में उसे बदलकर अध्याशात्मक या प्रेसिडेंशियल कर दिया। शेख मुजीब की पार्टी का जो नाम था, ये पार्टी का नाम याद रखना, अवामी लीग। उन्होंने बाकी पार्टियों पर प्रतिबंध या बैन लगा दिया, जिससे तनाव, स्ट्रगल या टेंशन और स्ट्रगल बढ़ गया। 1975 में बांग्लादेश में सैनिक विद्रोह हुआ
और शेख मुजीब की सपरिवार हत्या कर दी गई। सिर्फ 2 उनकी बेटियां थी, डॉटर्स, जो देश के बाहर थी, आउटसाइड कंट्री थी, वो बच गई। और जियाउर रहमान जो सैनिक जनरल थे, या यूँ कह लो कि मिलिट्री जनरल थे, उन्होंने सत्ता संभाली। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, पार्टी का नाम रखा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो भारी बहुमत या ये कहते हैं कि बिग मेजोरिटी से जीत गई, वन हुई। 1981 में फिर सैनिक उथल पुथल होती है और जियाउर रहमान की हत्या या मर्डर हो जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद 1982 में राष्ट्रपति जस्टिस अब्दुल सत्तार, क्योंकि जब ये 81 से 82 के बीच 1 साल तक जो वहाँ के चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश, वो रहे थे, तो उनको अब्दुल सत्तार जो लेफ्टिनेंट जनरल थे हटाकर सत्ता या पावर अपने हाथ में लेते हैं और 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन वहाँ फिर से एक बार जन आंदोलन या कह लो कि पब्लिक रिबल स्टार्ट हो जाता है या शुरू हो जाता है। 1990 में HM इरशाद दे देते हैं इस्तीफ़ा। 1991 के चुनाव के बाद वहाँ बहुदलीय मल्टी पार्टी सिस्टम को स्थापना एस्टेब्लिशमेंट होती है। 2007 में एक बार फिर वहाँ जन आंदोलन चले थे और काफ़ी बड़ा लेवल पे चले थे, लेकिन किसी तरह से वहाँ पर अभी तक लोकतंत्र कायम है, मतलब लोकतंत्र वहाँ पर चलता रहा, लोकतंत्र अभी तक वहाँ चल रहा है। तो बांग्लादेश में भी आप देखोगे पाकिस्तान की तरह लोकतंत्र और सैनिक शासन मिला जुला चलता रहा और लगातार लोकतंत्र स्टेबल या स्थिर नहीं रहा और कहीं ना कहीं तख्ता पलट होता रहता है। तो ये है वहाँ पे लोकतंत्र और सैनिक शासन। तो 12th क्लास, अब बढ़ते हैं भारत बांग्लादेश संबंध या रिलेशंस की तरफ। भारत बांग्लादेश संबंध के टॉपिक को करने का सबसे अच्छा रास्ता जो है वो है, पहले हम पढ़ ले इनके तनाव के मुद्दे, इश्यूज ऑफ टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब इन दोनों देशों में तनाव का, एक दूसरे से जो टेंशंस है वो किस मुद्दे पर या किन मुद्दों पर है, और सहयोग जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन है वो किन किन मुद्दों पर दोनों का है, मतलब इन दोनों में किस वजह से समस्या है और किस मुद्दे पर ये एक जैसा सोच रखते हैं, एक दूसरे का सहयोग या मदद करते हैं या एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये 2 तरीके हैं। अब मेरे पास बोर्ड में ऐसे जगह नहीं है कि मैं एक साथ लंबा लिखता चला जाऊं, इसीलिए पहले मैं तनाव के मुद्दे कराऊंगा, उसके बाद सहयोग के मुद्दे, लेकिन आप बीच में लाइन खींच के रजिस्टर में ये काम कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं तनाव के मुद्दे। तो 12th क्लास, भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के मुद्दे, टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स के इश्यूज हैं, वो कौन से हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र, ये दोनों रिवर को हम अच्छी तरह से जानते हैं। इनके पानी को, इनके वाटर के बंटवारे को, डिवाइडेशन को लेकर दोनों देशों में मतभेद है, विवाद है, डिस्प्यूट है। अब मतभेद क्या है? बांग्लादेश कहता है कि भारत गंगा ब्रह्मपुत्र का पानी बांग्लादेश में कम आने दे रहा है, लेकिन भारत का कहना यह है कि जिस प्रकार की बांग्लादेश की साइज है और भारत के आकार की ज़रूरत है, भारत को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी भारत उतना ही रोकता है जितना भारत के लिए ज़रूरी हो, और जितना बांग्लादेश की आवश्यकता उससे ज़्यादा छोड़ता है। तो इस मुद्दे को लेकर बहुत बार इनकी मीटिंग्स हुई है, बड़े बार इनकी बैठक हुई है, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच में कोई ना कोई डिस्प्यूट या कोई ना कोई मतभेद होता रहता है। अब चलते हैं दूसरे तरफ, दूसरे तनाव के मुद्दे पर। तो 12th क्लास, दूसरा तनाव का मुद्दा, और ये बहुत बड़ा तनाव का, टेंशन का मुद्दा, डिस्प्यूट है इनके बीच। बांग्लादेश से भारत में, बांग्लादेश से लगातार कॉन्टिन्यूसली भारत में अवैध, वैध मतलब जिनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई वीजा नहीं है, इल्लीगली भारत में शरणार्थी बनकर, और इनको बोला जाता है चकमा शरणार्थी, रिफ्यूजी, इल्लीगली भारत में प्रवेश या एंट्री करते रहते हैं। और ये इस लेवल पर एंट्री करते इतने ज्यादा होते जा रहे हैं कि आसाम में, तो आसाम के जो लोकल स्थानीय लोग थे वो कम हो गए, बांग्लादेशी कई जगह पर ज्यादा हो गए, और इनके बीच में बड़ा तगड़ा डिस्प्यूट या विद्रोह भी हुआ है, जो आपके आने वाले चैप्टर में था, लेकिन वो चैप्टर अब हटा दिया गया है सिलेबस से, CBSE के जो चैप्टर 8 है 2nd यूनिट में, वो हटा दिया गया है। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये इन दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन या तनाव का मुद्दा है, क्योंकि बांग्लादेश से हर दिन, हर साल कितने ही लोग इल्लीगली, अवैध रूप से भारत में एंट्री या प्रवेश करते रहते हैं, शरणार्थी बनकर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये भारत में लगातार बढ़े जा रहे हैं, जिनका आर्थिक बोझ और इनको पालना, इनको रखना, ये सब का एक प्रेशर ये पूरा इंडिया के ऊपर आता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो 12th क्लास, तीसरा पॉइंट आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्योंकि वहां पर भी रिलीजन बेस है, धर्म आधारित देश बना हुआ है, वो कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकियों को, रिजिड इस्लामिक टेररिस्ट को
ऐसे कुछ आतंकी जो रिजिडिटी बिल्कुल कट्टरपंथी चरमपंथी है, इस्लामिक है, उनको जो, और वो भी कौन से, जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है, वो आतंकी जो अगेंस्ट इंडिया एक्टिविटीज अगेंस्ट इंडिया में इन्वॉल्व है, शामिल है, उन्हें शरण देता है या शेल्टर देता है। ऐसे कुछ आतंकी संगठन और ऐसे कुछ आतंकवादी हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, इन्वॉल्व थे अगेंस्ट इंडिया, बिल्कुल, उनको भी बांग्लादेश ने शरण या शेल्टर दिए। तो ये भी इन दोनों देशों के बीच में तनाव का, टेंशन का, डिस्प्यूट या मतभेद का कारण बना रहता है। अब चलते हैं चौथे और लास्ट पॉइंट की तरफ। तो 12th क्लास, तनाव के और टेंशन के मुद्दों में सबसे चौथा पॉइंट जो लास्ट का आता है, भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, जो सीमा है, इस बॉर्डर पर, सीमा पर बांग्लादेश के सैनिकों में, जो वहाँ के पुलिस हो चाहे वहाँ के सोल्जर्स हो जो डिप्लॉयड है, वहाँ तैनात है, और जो भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, क्योंकि भारत और जितने के जहाँ भी बॉर्डर्स हैं वहाँ BSF को डिप्लॉय करते हैं, सीमा सुरक्षा बल को, उनके जवानों के बीच इक्का दुक्की घटनाएं, इक्का दुक्की मतलब समटाइम्स, ऐसा रोज रोज नहीं होता, कभी कभी समटाइम्स होता रहता है, कभी कभी होता रहता है, इक्का दुक्की हिंसक घटनाएं या वायलेंट इंसिडेंट्स होते रहते हैं। कभी कभार भारतीय जवानों के साथ बुरा व्यवहार कर देते हैं, इनके यातना का, मारने के वीडियो या फोटो आए हुए हैं, लेकिन ये कभी कभी होता है। लेकिन ये कभी कभी भी इन दोनों के बीच में तनाव या टेंशन का मुद्दा बना रहता है, क्योंकि इनके बॉर्डर पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, वहाँ से इलीगल शरणार्थी आ रहे हैं और ये इनको रोकने जाते हैं, तो वहाँ की पुलिस कुछ इसमें करती नहीं या वहाँ की सेना इसमें कुछ करती नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से लोग शरणार्थियों के रूप में भारत में रिफ्यूजी के तौर पर आते रहते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा इसीलिए बना रहता है और वहाँ इसी को लेकर वायलेंट या हिंसक घटनाएं हो जाती है बॉर्डर पर। तो ये है भारत बांग्लादेश के बीच तनाव, ये टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स के मुद्दे, इश्यूज, डिस्प्यूट्स। अब हम चलते हैं सहयोग और कॉपरेशन के मुद्दे पर जल्दी से। तो 12th क्लास, भारत बांग्लादेश सहयोग या कॉपरेशन के जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, वो क्या है। भारत ने बांग्लादेश को अपनी पूरब की ओर देखो नीति, लुक फॉर ईस्ट पॉलिसी का पार्टनर या भागीदार बनाया है। भारत ने इसकी शुरुआत 1991 में ही हो गई थी। बांग्लादेश को लुक फॉर ईस्ट पॉलिसी, पूरब की ओर देखो, भारत का ध्यान ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ गया और उन्होंने, भारत सरकार ने और बांग्लादेश के ऊपर खास ध्यान दिया और उसको अपनी लुक फॉर ईस्ट पॉलिसी का भागीदार या पार्टनर बना लिया। हालांकि इसमें सबसे बड़ा चेंज आता है 2014 में। 2014 में जैसे ही बीजेपी की नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली सरकार आती है, ये स्कोर चेंज कर देती है। इसका नाम करती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूरब की ओर काम करो की नीति। बेसिकली चीन सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है और हम ये सब जानते हैं। चीन, बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया के देश, जिसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह आते हैं, इसमें बांग्लादेश के ऊपर भी चीन चाहता है कि वो भारत पर किसी प्रकार हिंद महासागर के अंदर घुस जाए और बांग्लादेश उसका जरिया हो सकता है। इसलिए वो बांग्लादेश में काफ़ी प्रवेश या एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। और चीन का दक्षिण पूर्वी एशिया देश, साउथ ईस्ट एशियन देशों में और बांग्लादेश में कहीं किसी प्रकार की एंट्री ना हो जाए, इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने अलग से एक पॉलिसी बनाई कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूरब की ओर काम करो की नीति, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पूर्व के देश हैं और दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, इनके साथ भारत के अच्छे संबंध हो और अच्छे रिलेशन के दम पर हम चीन का वहाँ पे प्रसार या एक्सपेंशन रोक सकें। तो ये भारत का बड़ा अहम कदम, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहा है बांग्लादेश के सहयोग के मुद्दे के लिए। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो 12th क्लास, भारत बांग्लादेश के बीच सहयोग, कोऑपरेशन के मुद्दे में दूसरा पॉइंट आता है आपदा प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा और विकास। विकास मतलब कि डेवलपमेंट। इन तीनों ही मुद्दों पर भारत और बांग्लादेश की सोच और विचार एक जैसे है। इसका मतलब सेम व्यूज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट। सेम व्यूज और सेम थिंकिंग, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन तीनों ही मुद्दों पर, इशू पर भारत और बांग्लादेश की सोच एक जैसी है और एक जैसा काम करते हैं, एक दूसरे को सहयोग या कोऑपरेट करते हैं। अब आते हैं दूसरा, व्यापार में भी दोनों देशों में लगातार इंक्रीज या सहयोग बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि पहले व्यापार नहीं था, लेकिन लगातार ये व्यापार में सहयोग, कोऑपरेशन बढ़ा है, विशेषकर पटसन, जूट के क्षेत्र में। पटसन का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर जो निर्यात करता है
वो बांग्लादेश ही है। हालांकि काफ़ी मात्रा में भारत में होता है, लेकिन एक्सपोर्टर सबसे बड़ा बांग्लादेश बना हुआ है, जो निर्यातक देश है। तो भारत का पटसन के व्यापार में भी बांग्लादेश के साथ लगातार, क्योंकि उगता भारत में भी है, तो लगातार इसके क्षेत्र में दोनों में सहयोग या कोऑपरेशन बना हुआ है। और सबसे लास्ट पॉइंट आता है जो आपको याद रखना है, भारत बांग्लादेश के बीच कई सालों से छोटा सा एक सीमा विवाद चला आ रहा था, लेकिन 2015 में एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, और वो सीमा विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट सिर्फ बातचीत से, ओनली टॉक से समाप्त या फिनिश हो जाता है। इसमें कोई खास बड़ा है वो नहीं था, बस छोटा सा डिस्प्यूट था जिसके लिए दोनों सरकारें बैठी। जैसे हमारी बीजेपी की सरकार आती है, ये वहां गए मोदी जी और उन्होंने जाकर उनसे एग्रीमेंट कर लिया, समझौता कर लिया, और इस बॉर्डर डिस्प्यूट को दोनों ही देशों ने बड़े आसानी से, बातचीत से, बिना किसी हिंसा के इस बॉर्डर डिस्प्यूट को या सीमा विवाद को समाप्त कर दिया। तो आपके सामने ये 4 सहयोग के मुद्दे भी आ गए, 4 तनाव के मुद्दे भी आ गए। ठीक से इनको याद करके नोट्स जरूर बना लेना। और मैं फिर से कह रहा हूं, 6 नंबर और 4 नंबर के लिए ये वाला जो टॉपिक है, भारत बांग्लादेश के संबंध, बहुत हॉट टॉपिक रह सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने पहले ही बताया था 3 या 4 ऐसे जिस इशू है, टॉपिक्स हैं जिन पर बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो इसलिए इसको ठीक से रखना। और अगले में हम पढ़ेंगे श्रीलंका के टॉपिक को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक और ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए जल्दी से इसको लाइक शेयर करना। और मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।